हेलो गाइस, वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज़। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं? और अगर आप अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं तो इसका खामियाजा आप किस हद तक भुगतने के लिए तैयार हैं? क्या आपके लिए अपने आप से बढ़कर कोई और है या नहीं? यही जानने के लिए आज हमें जानना पड़ेगा आज की स्टोरी को, नेम्ड कैप्टन मिलर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दादी से जो कर रही है एक स्टोरी टेलिंग। हाँ, ये दादी भी हमारी तरह बहुत शौकीन है। तो हम दादी को सुनते हैं कि दादी बता रही है, अच्छे लोग अच्छाई के लिए जीते हैं और अच्छाई के लिए ही मर जाते हैं, और इतिहास हमेशा इन लोगों को याद रखता है और उनको मसीहा के नाम से जानता है। और ऐसे ही एक मसीहा थे कौरान स्वामी। कौरान स्वामी ने आज से 600 साल पहले इनके कष्टों को हरने के लिए एक अवतार लिया था, जिन्होंने दुष्टों से इनकी रक्षा की थी। और जब उनका कार्य पूर्ण हुआ तो अपने प्राणों को उन्होंने एक पत्थर में समर्पित कर दिया, और आगे जाके इन गांव वालों ने इस पत्थर में से एक मूर्ति बनाई। ये मूर्ति उनके देवता के प्रतिरूप थी और वो डेली बेसिस पे उसकी प्रार्थना अर्चना करते थे, जिनसे उनकी सारी मुश्किलों का सॉल्यूशन आ जाता था। पर ये चीज़ें लंबे समय तक नहीं रही। जब वहाँ के राजा को पता चला कि ये गांव वाले जो उसकी नज़र में पिछड़े हुए हैं, गरीब है, लाचार है और बहुत ही ज़्यादा तुच्छ है, वो लोग देवता की पूजा कैसे कर सकते हैं, ये उससे देखा नहीं जाता। और एक रात वो उनके देवता को चुरा लेता है। वो मूर्ति चुरा के वहाँ के एक बड़े से मंदिर में स्थापित करता है। पर यहाँ पे गांव वालों का आना वर्जित है। अभी गांव वाले सभी अपने देवता से दूर हो जाते हैं, पर वो हमेशा एक मन में आस लेके बैठे हैं कि एक ना एक दिन उनके देवता उनके कष्टों को हरेंगे और उनका जीवन फिर से सुखमय बनाएंगे। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है। यहाँ पे हम गांव वालों को देखते हैं जो हंसी खुशी से जो भी है उसमें खुश रह के अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। उसकी ऑपोजिट साइड राजा है, वो अपनी सत्ता का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करके गरीब लोगों को, लाचार लोगों को परेशान करने में हमेशा व्यस्त रहता है। अभी ऐसे ही एक दिन की बात हो रही है जहाँ पे ईसा जो है हमारी कहानी का हीरो ऐसे ही बैठा होता है अपने दोस्त के साथ। इसका दोस्त आके इसको बताता है कि आज मंदिर में राजकुमारी आने वाली है। तो ये जान के वो कुछ खास एक्साइटेड नहीं होता, जो देख के ईसा के दोस्त को अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है कि ये राजकुमारी साक्षात अप्सरा का अवतार जैसी है। फिर भी ईसा एक्साइटेड नहीं होता, पर उसके फ्रेंड के फोर्स करने से वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। अभी ये लोग भेष बदल के मंदिर में प्रवेश करते हैं। हाँ, ये अपने ओरिजिनल लुक में वहाँ पे प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए वो कर्मचारी बन के वहाँ पे प्रवेश करते हैं। और जैसे ही वो मंदिर में एंटर करते हैं, थोड़ी ही देर में उनको राजकुमारी शकुंतला दिख जाती है। पर जब वो राजकुमारी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। इस वजह से राजकुमारी शकुंतला की नज़र भी उन पे पड़ती है, और जैसे ही इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है, ऑन द सेकेंड मोमेंट इनके सारे कर्मचारियों, सेना के राजकुमारों को सभी को पता चल जाता है कि देयर इज अ समथिंग मिस्टीरियस। ये लोग यहाँ पे कॉमन नहीं लग रहे। तो ये जानते हुए वो उन लोगों को मारने के लिए, पकड़ने के लिए अपने आदमियों को मंदिर में चारों ओर फैला देता है। अभी ये सब देख के राजकुमारी की बहन वेलमती बीच में आके, जहाँ पे ईसा और उसका दोस्त छुपे हुए हैं, वहाँ से उनको बचा के मंदिर से बाहर भेज देती है। हालांकि इसका खामियाजा और गांव वालों को भुगतना पड़ता है, पर ईसा यहाँ से बच के निकल जाता है। पर
शकुंतला को ये देख के बहुत बुरा लगता है कि उसकी गलतियों की सज़ा कोई और भुगत रहा है। राजा को ये बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कि कोई निम्न जाति के लड़के का हाथ राजकुमारी की बहन पकड़े। पर शकुंतला की मेंटालिटी इससे बहुत ज़्यादा अलग है और वेलमती जहाँ पे क्रांतिकारी विचारधारा रखती है, वो शकुंतला को बताती है कि ये हो रहा है वो गलत है, तुमको राजा को रोकना चाहिए। पर शकुंतला उसको समझाती है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि जाति ऊंची हो या नीची, चलती तो बस पुरुषों की ही है। वो स्त्री को बस अपनी दासी समझते हैं और अगर स्त्री को अपना वर्चस्व स्थापित करना है तो उसे पहले कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करनी होगी, तब तक उसके कोई भी वचन का, कोई भी बात का कोई भी मूल्य नहीं। यहाँ से सीन फिर से शिफ्ट होता है जहाँ पे ईसा जानता है वेलमती के बारे में। जब से उसने उसकी जान बचाई है उसके ख्यालों में सिर्फ वेलमती ही वेलमती है। अभी ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में कलेक्ट करता है, तभी एक औरत उसे बताती है कि वेलमती राजा की भाई की बेटी है और राजा के भाई की और भाई के पत्नी की, दोनों की हत्या राजा के द्वारा की गई है। हालांकि ईसा को इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता, उसका मेन फोकस सिर्फ वेलमती पे है। नाउ वो नेक्स्ट डे प्लान करता है कि वो एक बार वेलमती से मिलेगा और उससे कन्फेस करेगा अपना लव। अगर वो एग्री करती है तो वो साथ में जिएंगे। तो वो नेक्स्ट डे मंदिर जाने का प्लान बना लेता है। टू हिज सरप्राइज नेक्स्ट डे जब वो मंदिर पहुंचता है उसके सामने ही वेलमती खड़ी होती है। पर कुछ ही मिनट में वहाँ पे सेना के लोग आ जाते हैं जो वेलमती को घेर लेते हैं और वो उसको बंदी बनाने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि ये सब देख के ईसा को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ पे इंटरप्ट करने जाता है। बैक सीन्स में हम देख पाते हैं कि मंत्री ने राजा को बताया कि वेलमती आज यहाँ से भाग जाने वाली है, दैट्स वाई आज वो उसको बंदी बना लेंगे। जैसे ही राजा ने उसके भाई और भाई की पत्नी यानी कि वेलमती के माता और पिता को मारा था, वैसे ही आज वेलमती ने उसकी भी हत्या का उसको रीज़न दे दिया है। बट यहाँ पे स्टोरी में ट्विस्ट आता है क्योंकि ईसा यहाँ पे वेलमती की जान बचा के मंदिर से बाहर ले जाता है। जब वो अपना लव कन्फेस करने ही वाला होता है तब वो देखता है कि वेलमती की राह तो कोई ऑलरेडी बाहर देख रहा है और जैसे ही वेलमती बाहर पहुँचती है वो ईसा को धन्यवाद करके वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पे हमारे हीरो के साथ थोड़ा मोए मोए हो जाता है और वो अपना माइंड चेंज कर लेता है अबाउट दिस कल्चर। तो वो गांव में जाता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो अंग्रेज़ी अफसरों के साथ काम करेगा, वो अंग्रेज़ फ़ौज में ही भर्ती हो जाएगा, उसको यहाँ पे नहीं रहना। हालांकि उसका भाई क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाला है और वो वहाँ पे एक कोल्ड वॉर भी लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। पर ईसा कहता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, हम कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते। पहले हम इन राजाओं के गुलाम थे, उसके बाद हम अंग्रेज़ों के गुलाम बने हैं और आगे जाके भी ये हमें पिछड़ा हुआ ही समझेंगे और किसी ना किसी का गुलाम बन के ही हमारा जीवन व्यतीत रहेगा। इससे बेहतर तो हम अंग्रेज़ सेना में होंगे जहाँ पे एटलीस्ट कोई जाति भेद तो नहीं होगा, कोई हमें हमारे रंग और जात के लिए हमें अलग नहीं निकालेगा। हम साथ में बैठ के खाना तो खा पाएंगे, अपनी चप्पल तो पहन पाएंगे। ये राजाओं के सामने तो हम अपनी चप्पल तक नहीं पहन सकते। ये सब सुन के ईसा के भाई सेंड्रोला को बहुत बुरा लगता है, पर वो आखिर में अपनी माँ का वास्ता देता है। जब ईसा ये सुनता है तो ईसा कहता है कि लास्ट टाइम पे भी माँ सिर्फ आपको ही याद कर रही थी और वो सिर्फ आपको ही अपना बेटा मानती है, तो मुझे इन सब बातों में ना उलझाए। यहाँ पे ईसा अपना मन बना चुका है कि वो अंग्रेजी अफसर के साथ ही काम करेगा। तो सीन शिफ्ट होता है और ईसा यहाँ से निकल जाता है अंग्रेज़ फ़ौज में भर्ती होने। तो पहले दिन उनको एक मोटिवेशनल स्पीच दिया जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग से ही उनकी प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। अभी ये प्रैक्टिस में ईशा अपना 100% देता है। कुछ दिनों की कोशिशों के बाद ही उनको अपना फर्स्ट यूनिफॉर्म वर्दी मिलती है। यहाँ पे
एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी यहाँ पे इनकी टीम को ज्वाइन करता है, अंग्रेजी अफसर उसको नया नाम देते हैं। तो यहाँ से ईसा बनेगा मिलर। नाउ ये देख के मिलर बहुत खुश होता है कि उसे एक नई आइडेंटिटी मिल गई है। और वो जब अंदर जाता है तो वो अपने नेम के साथ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट याद करता है कि गवर्नर मिलर, मिलर, सिपाही मिलर, बट फाइनल वो करता है अपने आप को कैप्टन मिलर के साथ। जब वो अपनी ऐसी आइडेंटिटी अपने फ्रेंड्स को बताता है तो वो कहते हैं कि नहीं, कैप्टन बनने में तो उसकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी। पर हालांकि इससे मिलर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलर कहता है कि भले ही उसकी ज़िंदगी पूरी क्यों ना चली जाए, पर वो एक दिन कैप्टन बन के रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट डे उनका मिशन होता है। उससे पहले उनको एक चांस दिया जाता है जहाँ पे वो अपने किसी खास को लेटर लिख सकते हैं। ईसा के दोनों दोस्त लेटर लिख रहे हैं पर ईसा नहीं लिख रहा है। इस बात को देख के उसका फ्रेंड सरप्राइज होता है और उसको पूछता है कि तुम किसी को तो लेटर लिख ही सकते हो। पर ईसा बताता है कि उसका अपना कोई नहीं, माँ थी वो गुजर गई, उसको तो अपनों ने ही मार दिया, और भाई है वो क्रांतिकारी बन गया है। प्रेमिका जो थी वो प्रेमिका बनने से पहले ही मोहे मोहे करके चली गई। तो यहाँ पे उसका कोई अपना नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग उनका जो मिशन है ये उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि फाइनली उनके हाथ में एक राइफल है और वो तैयार हैं अंग्रेज़ों के लिए लड़ने के लिए। इनको बताया नहीं जाता कि इनका मिशन क्या है। तो थोड़ी देर चलने के बाद इनको एक लोकेशन पे बिठाया जाता है। वो अपनी पोजीशन में रेडी हो जाते हैं टू डू देयर फर्स्ट मिशन। बट यहाँ पे जब वो पहुँचते हैं वो कंप्लीट शॉक में चले जाते हैं, क्योंकि इनका फर्स्ट मिशन है इंडियन फ्रीडम फाइटर को मारना। हाँ, जो भी क्रांतिकारी देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं इनको गोलियों से छल्ली छल्ली कर देना है। अभी ये देख के ईसा की रूह कांप जाती है। उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा अजीब फील करने लगते हैं कि वो इस तरह अपनों को नहीं मार सकते। बट उनके गवर्नर के कमांड पे सभी लोग शूटिंग शुरू कर देते हैं। ईसा के हाथ कांप रहे हैं, पर वो जो गवर्नर है उसको कंटिन्यूअसली कमांड दे रहा है, शूट द बास्टर्ड। ये सुन के ईसा अपनी फर्स्ट गोली चला देता है। नाउ एक बार फायर करने के बाद वो कंटिन्यूअसली फायरिंग शुरू रख रहा है। वो बदहोश हालत में है, शायद वो ये करना नहीं चाहता पर कर रहा है, और उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि वो आखिर ये सब क्यों कर रहा है। जो लोग पीसफुल हैं उनको ऐसे क्यों मारा जा रहा है। खैर, थोड़ी ही देर में जो क्रांतिकारी हैं वहाँ पे उनकी लाशों का ढेर हो जाता है। मिलर और उसकी फौज ने 300 क्रांतिकारी को यहाँ पे मार दिया है विदाउट एनी रीज़न। अभी इसका जो दोस्त होता है ये सब देख नहीं पाता और ख़ुद को वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करता है, पापी फील करता है। इसी दौरान वो खुद को शूट कर लेता है। और जब उनके गवर्नर को ये पता चलता है कि किसी नॉनसेंस ने अपनी ही जान ले ली है, तो ये नॉनसेंस बोल के उनको बोलता है कि जहाँ पे सारे क्रांतिकारियों का लाशों का ढेर जल रहा है उसी के साथ इसको भी जला दो। अब ये सोच के मिलर की सब्र का बांध टूट जाता है। वो अपनी गन लेता है और शूट कर देता है उनके गवर्नर को और उसको उसी आग में ढकेल देता है जहाँ पे क्रांतिकारी जल रहे हैं। यहाँ से मिलर के और अंग्रेजी सेना के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और ये दोनों कम्प्लीटली ऑपोजिट डायरेक्शन में अभी वर्क करेंगे। मिलर उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अभी मिलर जुड़ चुका है एक लुटेरों की टोली में, जहाँ पे वो अंग्रेज़ों से सामान चोरी करके लूट करके दूसरे क्रांतिकारियों की मदद करता है और अपनी टोली का नाम बना रहा है। हालांकि इन सभी में उसकी एक स्पेशल आइडेंटिटी बन गई है, क्योंकि मिलर की शूटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। वो करीबन 100 मीटर दूर से भी अपना अचूक निशाना लगा सकता था, इसलिए सभी ग्रुप वाले उसकी रिस्पेक्ट करते हैं।
हालांकि इनकी कोई सेकंड लूट के दौरान ही मिलर को एक गोली लग जाती है। अभी इस गोली का इलाज करवाने के लिए ये टोली दूसरी क्रांतिकारियों की टोली के पास जाती है, और जहाँ पे सरप्राइजिंगली हम फिर से मिलते हैं वेलमती से। जी हाँ, वेलमती भी अभी क्रांतिकारियों के साथ जुड़ चुकी है। यहाँ पे वेलमती मिलर का इलाज करती है, और इलाज करने के बाद जब उसे पता चलता है कि मिलर उन 300 क्रांतिकारियों को मारने में उसका भी हाथ था। हाँ, इन 300 क्रांतिकारियों में मिलर का भाई और उसका पति भी शामिल था। ये जान के वेलमती को बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, आखिर क्यों उसने मिलर की जान बचाई। अभी टोली के दूसरे लोग वेलमती को समझाते हैं कि मिलर ने जो किया वो उसकी एक गलती थी और वो अभी बहुत ज़्यादा बदल चुका है। तो यहाँ पे वेलमती फिर से मिलर के पास जाती है और उसको कहती है कि तुमने बहुत पाप किए हैं, पर अगर तुम गवर्नर के बेटे राइली को एक को भी मार दोगे तो इससे तुम्हारे सारे पुराने पाप धुल जाएंगे। तो यहाँ पे ये एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, एंड सीन यहाँ पे फिर से शिफ्ट होता है। अभी वो जो 600 साल पुरानी कोरान देव की मूर्ति थी, अंग्रेज़ों को कहीं से इसके बारे में पता चल जाता है। नाउ इसके पीछे इनके मंत्री का ही हाथ होता है, पर राजा और उसकी टीम अभी इससे अवेयर नहीं है। तो मंत्री अंग्रेज़ों को बताता है, उसके तुरंत बाद अंग्रेज़ अपनी फ़ौज लेके यहाँ पे आ जाते हैं और उस मूर्ति की मांग रखते हैं। राजा भले गांव वालों के सामने अपनी चला लेता था, पर अंग्रेजी सेना के सामने तो उसकी कौड़ियों के दाम थे। तो वो कितने भी एक्सक्यूज बनाता है, पर फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, और उसको वो मूर्ति अंग्रेज़ अफसरों को देनी ही पड़ती है। नाउ ये मूर्ति देख के उसे बहुत ज़्यादा वीक फील होने लगता है कि जो वो छीन के लाया था गांव वालों से, उसी से किसी ने छीन ली। नाउ यहाँ पे वो एक प्लान बनाता है राजा और राजकुमार के साथ कि वो मिलर के हेल्प से कोरान स्वामी की मूर्ति फिर से चुरा के प्रस्थापित करेगा, और वो कहता है कि इसके बदले वो गांव वालों को मंदिर में प्रवेश करने देगा। अभी ये सुन के मिलर का क्या रिएक्शन होगा। नाउ यहाँ पे हम पहुँचते हैं मिलर के भाई के पास, जिसको राजकुमार ये ऑफर देता है कि अगर मिलर ये मूर्ति चुराने में उनकी हेल्प करेगा तो वो गांव वालों को मंदिर में प्रवेश करने देंगे। ये जान के मिलर का भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो मिलर के पास जाते हैं ये बात रखने के लिए कि अगर वो राजा की हेल्प करेगा तो उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। नाउ ये सुन के मिलर को उन पे भरोसा तो नहीं, पर फिर भी वो राजा का काम करने के लिए तैयार हो जाता है। नाउ मिलर उनको बोलता है कि ये काम करने के लिए उसको राजा के 15 आदमी की ज़रूरत है, क्योंकि अंग्रेजी सेना बहुत बड़ी है। सीन यहाँ से महल पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे राजा कहता है कि मिलर को जैसे चाहिए वैसे सबसे मजबूत 15 आदमी उसको दे दो। और यहाँ पे वो अपनी काली करतूतें थोड़ी सी डिस्कस करने के बाद उनके सेनापति काली को बोलता है कि जैसे ही मूर्ति हमारे हाथ लगे तुम सभी मिलके मिलर को भी वहीं पे ख़त्म कर देना। अभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि काली इन सब चीज़ों में खुश नहीं दिख रहा है। सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे ये सभी रेडी है मूर्ति को चुराने के लिए। तो काली इनडायरेक्टली सरदार को बताता है कि अंग्रेज़ अफसरों के साथ साथ ये इन लोगों के साथ भी धोखा करने वाले हैं, जिसको ये टोली का सरदार हंसी ठिठोली में टाल देता है। पर अभी ये लोग तैयार हो रहे हैं अपनी जंग के लिए। मिलर पहले अपनी टोली को अपनी पोजीशन पे तैयार रखता है और फर्स्ट फायर वो खुद करता है। उसकी पहली गोली अंग्रेज़ अफसरों का ट्रक उड़ा देती है और फिर यहाँ पे छिड़ जाती है मिलर वर्सेस अंग्रेज़ अफसरों की जंग। थोड़ी ही देर में यहाँ पे लाशों के ढेर बिछ जाते हैं। यहाँ पे हर तरफ बम धमाके
और इन सब के बीच मिलर और अंग्रेज एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नाउ आगे जाके गवर्नर का बेटा अपनी जान बचा के वो धातु वाला बॉक्स लेके जा रहा है, पर मिलर उसका पीछा करता है और जब वो मिलर उसको गन पॉइंट पे लेता है तो राइली झूठी मूठी बातें बनाता है, उसको धमकाने लगता है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मुझे पता है तुम कौन हो। पर इन बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। पर जब राइली बोलता है कि वो गवर्नर का बेटा राइली है, कि सुन के मिलर को क्लिक करती है वेलमती की बात और वो यहाँ पे राइली को ख़त्म करके कौरान स्वामी की मूर्ति लेके खुद अकेला ही आगे निकल जाता है और उसकी टोली के सभी ये सब देख के शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे राजा का भी पोपट बन चुका है क्योंकि उसका जो प्लान था वो तो टोटली वेस्ट हो गया। अभी अंग्रेज अफसर इधर आके राजा को टारगेट करते हैं कि ये शायद तुम्हारा ही प्लान हो सकता है, पर राजा इस बात से कम्प्लीटली डिनाई कर देता है कि ये उसका कोई प्लान नहीं है, इन सब के पीछे ये गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। तो अभी राजा और अंग्रेज अफसर दोनों मिलके गांव वालों पे अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। राजकुमार तो ये देख के बहुत खुश होता है, जबकि काली उनका सेनापति ये देख के उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। गवर्नर यहाँ पे डिसाइड करता है कि जब तक मिलर वापस ना आए उनकी मूर्ति लेके, वो हर 30 मिनट पे एक इंसान की जान लेगा। यहाँ पे मिलर की टोली उन सभी अंग्रेज़ अफसरों के पास जाती है और बोलती है कि मिलर अभी हमारे साथ नहीं है और वो शायद शिलोंग के लिए निकल गया है, तो आप इन सभी को मारना छोड़ दो। पर गवर्नर का इंटेंशन ये था ही नहीं, उसे तो सिर्फ उस मूर्ति से मतलब है, बाकी ये लोग तो उसके लिए सिर्फ कीड़े और मकोड़े हैं जिनको वो बस कुचलना चाहता है। यहाँ पे मिलर को हम देखते हैं, मिलर यहाँ पे कुछ रास्ते में है शिलोंग के, तब वो अचानक ही रास्ते में वो बॉक्स खोल के देखता है। जब वो बॉक्स खोलता है वहाँ पे कौरान स्वामी की मूर्ति जब वो देखता है वो उसी की रेप्लिका होती है। वो किसी और को ये देखने नहीं देता, पर ये देख के उसको अपनी माँ की बातें याद आती हैं कि भगवान हमेशा अपने किसी स्वरूप में आते हैं और हमारी सहायता करते हैं। यहाँ पे मिलर को समझ आता है कि उनके कष्टों को, उनके गांव वालों के कष्टों को हरने के लिए उससे ही कौरान स्वामी बनना पड़ेगा, उससे ही ये लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अभी मिलर फिर से गांव की तरफ आने के लिए बढ़ जाता है। नाउ प्रेजेंट टाइम में मिलर के ग्रुप वाले यहाँ पे गांव वालों के साथ अपने आप को बचाने के लिए और गांव वालों को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ डील करने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि मिलर तो यहाँ से भाग निकला है, पर यहाँ पे जो है उनका कोई कसूर नहीं, तो आप इनको छोड़ दो। पर गवर्नर का इस पे कोई असर नहीं पड़ता और ये डिसाइड करते हैं कि इनके बीच फाइट होगी, मतलब ये लड़ेंगे जब तक इनमें जाने। तो इधर मिलर की टोली भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। आज पहली बार वेलमती ने अपने हाथों में हथियार उठा लिया है और यहाँ पे एक बम के धमाके के साथ होती है मिलर की एंट्री और यहीं से जंग हो जाती है शुरू। हम यहाँ पर देखते हैं जिसके सर पर अंग्रेज़ों के मारने का खून सवार हो चुका है। गांव वालों ने भी अपने हाथों को हथियार बना लिया है। मिलर ने गवर्नर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर गवर्नर कैसे भी करके अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाता है। ये सब अभी ख़त्म ही हुआ था कि राजा मंदिर में आ जाता है और गांव वालों को अपने सबों का अंतिम संस्कार करते हुए छुप छुप के देख रहा है। मिलर बचे हुए अंग्रेजी सेना के सदस्यों को कहता है कि जो भी अपने हैं, यानी कि जो भी उन जैसे हैं, जो भी हिंदू है, वो वापस यहाँ पे लौट के आ सकते हैं और बाकी के लोगों को वो ख़त्म कर देने वाला है। यहाँ पे कुछ
लोग हैं वो फिर से मिलर की ट्रॉली में आ जाते हैं। बाकी के बचे हुए जो लोग थे अंग्रेजी सेना के, वो कहते हैं कि मिलर तुमसे ये कुछ नहीं होगा। तो मिलर उनको बताता है कि तुमने क्या कभी शैतान का नाम सुना है? तो जिस शैतान को तुम जानते हो वो मैं ही हूँ, कैप्टन मिलर। नाउ सीन फिर से शिफ्ट होता है। गांव वाले उनकी परेशानियों की वजह ईसा को बताने लगते हैं कि अगर वो गांव में रहता तो अंग्रेज उनको मार देंगे और गांव छोड़ा तो राजा उनकी जमीन हड़प लेगा। सीन यहाँ पे फिर से गवर्नर पे जाता है जो फुल्ली तैयारी कर चुका है इस गांव पे अटैक करने के लिए। और गांव में वेलमती मिलर गांव छोड़ने के लिए समझाती है, जिस पर मिलर अग्री कर जाता है। ये लोग मंदिर के पिछले द्वार से जाने का फैसला करते हैं और आगे से मिलर इनका ध्यान भटकाएगा। मिलर ने उन्हें मूर्ति लौटा के अंदर जाने का ऑफर देता है, जिसके लिए फिर से इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। इधर वेलमती उनको एक पीछे का दरवाजे से जाने के लिए समझा रही है। आगे से मिलर अपना काम कर रहा है, पर राजा को अचानक ही पता चल जाता है कि पीछे के द्वार से कुछ हलचल है। इधर आगे इन लोगों में भी वॉर शुरू हो जाती है, जहाँ पे मिलर और उसके साथियों को लड़ते हुए देखते हैं। यहाँ पे जब पीछे के द्वार से वेलमती दूसरे गांव वालों को अंदर भेजती है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेलमती के सामने कुछ सिपाही आ जाते हैं। अभी उसके पास कोई चॉइस नहीं, दैट्स वाई वो फाइनली गन से उन लोगों को शूट करना शुरू कर देती है। 2-3 आदमियों के मारने के बाद ही तुरंत वहाँ पे राजा आ जाता है। राजा उसको घूरने लगता है और उसी समय वेलमती राजा को शूट कर देती है। हमें ऐसा लगता है कि वेलमती ने शायद अपने माँ बाप का बदला आज पूरा कर लिया है, पर टू हिज सरप्राइज वेलमती उसे बताती है कि गांव वालों के भले के लिए राजा का मरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इधर मिलर भी राजकुमार को जख्मी कर देता है। वहाँ काली भी जब आता है तो वो यहाँ पे अपनी साइड चेंज कर चुका है। वो राजकुमार के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे मिलर की जान बचाने के लिए आया है। गांव वाले सभी मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। उनके मन में आज भी उतना ही विश्वास है, भले वो अपने भगवान से दूर थे। ये देखकर राजकुमार बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। उस समय फाइनली मिलर उसको मार देता है और सभी गांव वाले फाइनली 600 सालों के बाद मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे वो अपने इष्ट को प्रस्थापित करते हैं और जब वो भगवान को देखते हैं तो एज आई टोल्ड यू कि वो जो मूर्ति थी वो रेप्लिका थी कौराण देव और ईसा की, जो दोनों काफ़ी सिमिलर लगते हैं। यहाँ पे गांव वाले एक्सेप्ट करते हैं कि ईसा ही उनका उद्धार करने के लिए कौराण देव का दूसरा जन्म है। यहाँ पे हमें एक दूसरी टोली दिखती है और दूसरी ओर अंग्रेज सेना फिर से तैयार हो रही है हमले के लिए। और सामने मिलर एकलौता निहत्था आ रहा है उनकी लाखों की सेना से लड़ने के लिए। पर जब वो दौड़ते हैं तो मिलर के एक ही स्विच को प्रेस करते ही बाकी बचे जो अंग्रेज अफसर से जो पहली लड़ाई में यहाँ पे बच चुके थे, उनके जिस्म के चीथड़े हो जाते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे आधी सेना तो ऐसे ही मिट जाती है। यहाँ पे लाखों की जान जाती है। अंग्रेज मंदिर पे हमला करना शुरू कर देते हैं। कुछ पलों के लिए हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर क्या इनकी मदद भी नहीं करना चाहेगा। क्या कसूर है इन बेचारों का कि इतनी कोशिशें करने के बाद भी ये कंटिन्यूसली हार रहे हैं। पर बड़ा ट्विस्ट आता है जब मिलर हार रहा होता है, तब उसका बड़ा भाई सिंगोला फिर से आ जाता है यहाँ पे उसकी जान बचाने के लिए। अभी यहाँ पे इनको पता चलता है कि वो लास्ट टाइम के जब मिलर ने फर्स्ट टाइम शूट किया था तब ये लोग वहाँ से भाग गए थे और फिर उन्होंने हिंसा की राह चुनी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अहिंसा की राह पे चल के ये इतनी बड़ी जंग नहीं जीती जा सकती।
अभी मिलर और सेंडोला, काली और वेलमती सभी लड़ने के लिए उतर आए हैं मैदान में। वो अपनी जंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो अपना 100% दे देते हैं और मिलर फाइनली गवर्नर को मार के ये जंग ख़त्म कर देता है। और आखिरकार 600 साल बाद इनको अपना मंदिर वापस मिल जाता है। सब कौरान देव के दर्शन करते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने में व्यस्त हो जाते हैं। शीन शिफ्ट होके शकुंतला पे जाता है, जहाँ पे इनका मंत्री इनको वेलमती का राजा की हत्या के बारे में बताता है और ये सुन के शकुंतला की आंखों में जहर उतर आता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद इस मूवी का कोई सीक्वल बन सकता है, जहाँ पे शकुंतला आके ये राजा की फैमिली का रिवेंज लेगी। दैट्स ऑल फॉर द स्टोरी। इस कहानी से हमने सीखा कि अपने आप को वैल्यू करना कितना ज़रूरी है। जो मिलर, जो ईसा अपने आप को एक सामान्य इंसान नहीं समझने चाहता था और उसने एक मामूली आदमी से लेके एक कैप्टन मिलर तक का सफ़र तय किया। साथ ही हिंसा और अहिंसा दोनों का उतना ही महत्व होता है, ये भी हमें समझाया जाता है। और बहुत ही ज़्यादा दबे रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर गांव वाले मिल के शायद राजा से लड़ते तो उन्हें शायद 600 साल का इंतज़ार ना करना पड़ता।